ऐसे जीव जिन्हें सामान्यतः खुले आँखों से नहीं देखा जा सकता है, जिन्हें देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? उसे सूक्ष्म जीव कहते हैं। मनुष्य की आँखों की रिज़ॉल्यूशन पावर कितनी होती है? मनुष्य की आँखों की रिज़ॉल्यूशन पावर जो है कितनी होती है? तो 100 म्यू होती है, 100 म्यू। सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था जेनसेन तथा जेनसेन ने किया था। सूक्ष्मदर्शी का जो आविष्कार किया था किसने किया था? जेनसेन तथा जेनसेन ने किया था। फिर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार तो ल्यूमेन हॉक किए थे। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? ल्यूमेन हॉक किया था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार जो किया था तो किया था नॉल यानी कि नील एवं रस्का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का आविष्कार किया था। फिर वायरोइड्स का खोज किसने किया था? वायरोइड्स का खोज जो है किसने किया था? तो वायरोइड्स का खोज जो है थियोडोर डायनर ने किया था। वायरोइड्स का खोज किसने किया था? थियोडोर डायनर ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सा वायराइड्स के विषय में सही नहीं है? वायराइड्स के विषय में सही नहीं है तो सही नहीं है। यह सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए के मॉलिक्यूल है तो ये सही है। इसके बाद यह केवल पौधा में पाए जाते हैं तथा कई प्रकार के बीमारियां पैदा करती है। पौधा में पाए जाते हैं, कई प्रकार की बीमारियां भी करती है, भी सही है। फिर वायराइड्स के अणु एक पौधे से दूसरे पौधा में स्थानांतरित नहीं हो सकता है। ये गलत। वायराइड्स के अणु जो है एक पौधे से दूसरे पौधा में स्थानांतरित हो सकता है। प्रियोन क्या है? प्रियोन क्या है? तो प्रियोन असामान्य प्रोटीन अणु जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। प्रियोन क्या है? तो असामान्य प्रोटीन जो मस्तिष्क की कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है। फिर बकरी तथा भेड़ में तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाला रोग स्कार्पी किसके कारण होता है? रोग जो है बकरी और भेड़ में तंत्रिका को प्रभावित करने वाला स्कार्पी रोग जो है किसके कारण होता है? तो स्कार्पी रोग होगा प्रियोन के कारण, फ्रियोन के कारण होगा। फिर मनुष्य के करियोट फ्लैट यूकाब बीमारी किसके कारण होता है? मनुष्य में क्यूएट फ्लैट क्यूआब बीमारी जो है किसके कारण होता है? तो ये होगा, ये भी होता है फ्रियोन के कारण। मनुष्य में क्यूएट फ्लैट क्यूआब बीमारी जो है किसके कारण होगा? फ्रियोन के कारण होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीआरपीसी फ्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करता है। पीआरपीसी जो है पीआरपीसी प्रियोन रोग उत्पन्न नहीं करता है। पीआरपीसी
PRPSC प्रियन रोग उत्पन्न करने के योग हो सकता है। तो हो सकता है। इसके बाद असमान प्रोटीन अणु प्रियन कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? असमान प्रोटीन के अणु जो है प्रियन के कितने अमीनो अम्ल के बने होते हैं? तो टोटल 254 अणुओं से बने होते हैं। गाय बैल में होने वाला मेड काऊ बीमारी या BSE का कारण क्या है? गाय बैल में होने वाला मेंड काऊ बीमारी या BSE का कारण क्या है? तो BSE का कारण भी क्या है? तो फ्रियोन है। सूक्ष्म जीवों का खोज किसने किया था? सूक्ष्म जीवों का खोज जो है ल्यूमेनहोक किया था। सूक्ष्म जीवों का खोज ल्यूमेनहोक। इसके बाद माइक्रोबायोलॉजी के जनक किसे कहा जाता है? माइक्रोबायोलॉजी के जनक जो है ल्यूमेनहोक है। माइक्रोबायोलॉजी के जनक भी ल्यूमेनहोक इसके बाद निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी एक कोशिकाएं सजीव को रखा जाता है। यानी कि सूक्ष्म जीवों की श्रेणी में सभी सजीवों को रखा जा सकता है। फिर कुछ बहुकोशिकीय सजीव जैसे कवक एवं कुछ शैवाल की सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। यानी कवक और शैवाल जो है सूक्ष्म जीव की श्रेणी में आते हैं। ठीक है। इसके बाद सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं, सभी प्रकार के जलवायु और परिस्थितियों में पाए जाते हैं। यह भी ठीक है। यानी 1 और 2 और 3 जो है तीनों सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी सभी वायरस परजीवी होता है। सभी वायरस जो है परजीवी होता है। ठीक है। वायरस भोज्य पदार्थ के लिए परपोषी पर निर्भर करता है। हाँ, ये भी सही है। वायरस जो है भोज्य पदार्थ के लिए परजीवी पर निर्भर होता है। फिर वायरस प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये भी सही है कि वायरस जो है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनी होती है। वायरस में शोषण क्रिया होती है, ये गलत है। वायरस में शोषण क्रिया नहीं होती है। होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तब उसे क्या कहते हैं? यानी होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं विरियन कहते हैं। यानी कि होस्ट कोशिका के बाहर वायरस जब कण के रूप में रहता है तो उसे विरियन कहते हैं। फिर पौधा में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारी का अध्ययन सर्वप्रथम किस पौधा में किया गया था? यानी पौधा में विषाणु द्वारा उत्पन्न बीमारियों का अध्ययन जो है सर्वप्रथम किस पौधा में किया गया था? तो तंबाकू में किया गया था। फिर तंबाकू में मेजोइक बीमारी वायरस द्वारा होता है, इसका पता जो है सर्वप्रथम किसने लगाया था? तंबाकू में मेजोइक बीमारी होता है और वायरस के द्वारा, इसका पता जो है सबसे पहले लगाया था आईवेनोअस्की लगाया था। सबसे पहले पता कौन लगाया था? आईवेनोअस्की लगाया था। फिर सर्वप्रथम रोगी पौधा में से वायरस, यानी कि सर्वप्रथम रोगी पौधा से वायरस को रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक था। रवेदार रूप में प्राप्त करने वाला वैज्ञानिक कौन था? तो वो था स्टेनले रवेदार रूप में प्राप्त किया था। फिर वायरस क्या है? वायरस क्या है? वायरस क्या है? तो वायरस जो है ना तो प्रोकैरियोटिक है और ना ही यूकैरियोटिक है। वायरस क्या है? ना ही प्रोकैरियोटिक और ना ही यूकैरियोटिक है। यानी फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी वायरस में शोषण नहीं होता है। वायरस में शोषण नहीं होता है। ठीक है, वायरस में शोषण नहीं होता है। फिर वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं।
वायरस केवल जीवित कोशिकाओं में ही जनन कर सकते हैं, ये भी ठीक है, यानी 1 और 2 दोनों सही। टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है। टोबैको जो है, टोबैको मोजेक वायरस में न्यूक्लिक एसिड होता है किस रूप में? तो न्यूक्लिक एसिड जो होगा वो होगा आरएनए के रूप में, आरएनए के रूप में। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायरस द्वारा नहीं फैलता है? तो वायरस द्वारा नहीं फैलता है, वायरस द्वारा नहीं फैलता है, जैसे कि चेचक जो हो गया वायरस द्वारा फैलता है, चेचक वायरस द्वारा फैलता है, हर्पिस वायरस द्वारा फैलता है, इन्फ्लुएंजा भी वायरस द्वारा फैलता है, लेकिन इन्फ्लुएंजा भी वायरस द्वारा फैलता है, लेकिन डिप्थीरिया जो है वायरस द्वारा नहीं फैलता है, डिप्थीरिया जीवाणु द्वारा फैलता है, डिप्थीरिया वायरस द्वारा नहीं फैलता है। यानी चेचक, हर्पिस, इन्फ्लुएंजा ये सब वायरस द्वारा फैलता है, डिप्थीरिया नहीं फैलता है। सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले विषाणु का खोज जो है, विषाणु का खोज किसने किया था? तो विषाणु का खोज किया था इनोवस्की द्वारा। इनोवस्की द्वारा जो है विषाणु का खोज किया गया था। सबसे पहले विषाणु का खोज इनोवस्की द्वारा किया गया था। विषाणु माने जाते हैं, विषाणु जो हैं माने जाते हैं, तो विषाणु जो है सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप जो है उसी को विषाणु माना जाता है। यानी कि सजीव और निर्जीव जो है, सजीव और निर्जीव के बीच ट्रांजिशनल ग्रुप है उसी को विषाणु माना जाता है। HIV द्वारा होने वाला रोग जो है क्या है? तो एड्स है। यानी HIV का अगर फुल फॉर्म बोला जाए तो ह्यूमन इम्यूनो डिस्फरेंसरी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डिस्फरेंसरी वायरस HIV का फुल फॉर्म, और इसके द्वारा जो है एड्स होता है। एड्स का कारण जो है, एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण क्या है? तो एड्स का कारण जो है T4 लिम्फोसाइट की कमी। T4 लिम्फोसाइट की कमी जो है किसके कारण होता है? एड्स के कारण होता है, T4 लिम्फोसाइट की कमी। फिर एड्स फैलता है, एड्स फैलता है शारीरिक संपर्क से। एड्स देने वाली वायरस की पहचान किस वर्ष हुआ था? यानी कि एड्स देने वाली वायरस जो है उसकी पहचान सबसे पहले किस वर्ष हुआ था? तो सबसे पहले हुआ था 1981 में, 1981 में। एलिसा जांच जो है किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो है एड्स रोग की पहचान करती है। फिर हर्ट जो है, हर्ट और अर्ट जो है का संबंध किस प्रकार है? हर्ट और अर्ट, तो हर्ट और अर्ट का जो संबंध है वो है एड्स से। यानी हर्ट का मतलब हुआ हाई एक्टिव एंटीवायरस थेरेपी, ठीक ना, हाई एक्टिव एंटीवायरस थेरेपी कॉम्बिनेशन एंटीवायरस थेरेपी, कॉम्बिनेशन एंटीवायरस थेरेपी। फिर अर्थ का मतलब हुआ कि एंटेरलर वायरस थेरेपी। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन जो है NACO की स्थापना कब हुआ था? तो NACO की स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? तो 1992 में हुआ था, 1992 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स की नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष हुआ था? नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो हुआ था 1990 में, 1990 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? 1990 में। निम्नलिखित में से कौन वायरस में फैलने वाली बीमारी है जिनकी वाहक मदा एंजीज मच्छर द्वारा जो है एपिड मच्छर द्वारा किया जाता है? तो मदा एंजीज मच्छर जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो डेंगू हो गया आपका, डेंगू, और पित्त ज्वार भी आता है, और चिकनगुनिया भी आता है, चिकनगुनिया। यानी ये सभी में जो है, ये सभी का वाहक जो है मादा एडिज मच्छर द्वारा किया जाता है और बीमारी जो फैलता है। फिर जापानी इन्फेंसेलाइटिक्स एक प्रकार का क्या है? जापानी इन्फेंसेलाइटिक जो है एक प्रकार क्या है?
तो एक प्रकार का जो है वायरस है, यानी कि विषाणु जनित रोग है। जापानी इंफेलाइटिस रोग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही है, तो सही है, यानी यह एक विषाणु जनित रोग है, यह एक विषाणु जनित रोग है, ठीक है। इसके बाद यह रोग क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है, क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर द्वारा फैलता है, ये भी ठीक है। यह रोग सुअर के माध्यम से भी फैलता है, यह रोग सुअर के माध्यम से भी फैलता है, ये भी ठीक है, यानी उपयुक्त सभी सही है। निम्नलिखित में से किसमें कोई एंजाइम नहीं होता है? किसमें जो है कोई एंजाइम नहीं होता है? तो कोई एंजाइम नहीं होता है किसमें? विषाणु में जो है कोई एंजाइम नहीं होता है। विषाणु वृद्धि कर सकता है, विषाणु जो है वृद्धि कर सकता है किस रूप में? तो विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में, जो है विषाणु वृद्धि कर सकता है केवल जीवित कोशिका में। विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, क्योंकि विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं। क्यों माने जाते हैं निर्जीव? क्योंकि ये क्रिस्टलाइज हो सकता है, क्रिस्टलाइज भी हो सकता है, और इसमें श्वसन नहीं होती है, कोशिका के बाहर इसमें उपचार की क्रिया भी नहीं होती है, इसीलिए जो है विषाणु जो है निर्जीव माने जाते हैं। उपयुक्त सभी। फिर है कि विषाणु निर्जीव माने जाते हैं, इसके लिए शर्त जो है, तो इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, इसका आकार और संरचना भिन्न भिन्न होता है, और यह जनन कर सकता है, ठीक ना। विषाणु जो है जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता भी होती है, इसीलिए विषाणु सजीव माने जाते हैं, ठीक ना, सजीव माने जाते हैं। सजीव माने जाने का शर्त है, सजीव माने जाने का शर्त जो है, इसका आकार और संरचना भिन्न होता है, भिन्न भिन्न होता है, और यह जनन कर सकता है, इसमें उत्परिवर्तन की क्षमता भी होती है, इसी कारण जो विषाणु यानी वायरस सजीव भी माने जाते हैं। टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी शब्द जो है संबंधित है किससे? टीएमवी शब्द संबंधित है, टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से, टीएमवी शब्द संबंधित है विषाणुओं से। सोर्स क्या है? सोर्स जो है, सोर्स क्या है? तो सोर्स विषाणु जनित रोग है, सोर्स क्या है? विषाणु जनित रोग है सोर्स। आलू में मेजोइक रोग का कारण क्या है? तो आलू में मेजोइक रोग का कारण भी है क्या? तो वो भी विषाणु है, वायरस। आलू में मेजोइक रोग का कारण भी क्या है? विषाणु है। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जो है वायरस है? किस रोग का कारण वायरस है? आलू की लिम्फ रोग, आलू की लिम्फ रोग, इसके बाद भिंडी का पीत सीरा मैजिक, भिंडी का पीत सीरा मैजिक, देखिए आलू का लिम्फ रोग ये भी विषाणु कारण होता है, और भिंडी का पीत सीरा मैजिक ये भी विषाणु कारण होता है। टमाटर का लिम्फ कर्ल रोग ये भी विषाणु कारण होता है, यानी उपयुक्त में सभी जो है विषाणु कारण होने वाला रोग है। विषाणु क्या है? विषाणु क्या है? तो विषाणु जो है, विषाणु न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है, ठीक ना। विषाणु जो है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो है न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, उसे क्या कहते हैं? यानी वायरस की संरचना में प्रोटीन का खोल जो न्यूक्लिक एसिड के चारों ओर रहता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कैप्सड कहते हैं, कैप्सड। जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी होगा विषाणु यानी वायरस के कारण होगा। मुर्गियों में होने वाला भयंकर संक्रमित रोग रानीखेत जो है का कारण कौन सा सूक्ष्म जीव है? तो रानीखेत जो है मुर्गियों में होती है, उसके कारण जो है क्या है? तो उसके कारण भी वायरस विषाणु है, वायरस विषाणु। फिर मुर्गियों में होने वाले हैजा का कारण क्या है? मुर्गियों में होने वाले हैजा का कारण जो है, मुर्गियों में होने वाले हैजा का कारण भी क्या है? वायरस है, विषाणु है, विषाणु। निम्नलिखित में से कौन विषाणु जनित बीमारी है? विषाणु
वायरस, वायरस द्वारा, इस चेचक जो हो गया वायरस द्वारा हो गया, खसरा भी वायरस द्वारा हो गया, छोटी माता भी वायरस द्वारा, चेचक खसरा और छोटी माता ये सब वायरस द्वारा होता है। फिर कुत्ता के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है, कुत्ता काटने से हाइड्रोफोबिया, हाइड्रोफोबिया होता है। फिर चेचक के टीके का विकास किसने किया था? चेचक के टीके का विकास जो है, चेचक के टीके का विकास एडवर्ड जेनर ने किया था। एडवर्ड जेनर ने। विषाणु क्या है? विषाणु जो है, विषाणु अकोषीय है। विषाणु क्या है? विषाणु जो है, वायरस जो है अकोषीय है, अकोषीय, विषाणु अकोषीय है। किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? यानी किस रोग का भारत में पूरी तरह से उन्मूलन कर दिया गया है? तो कर दिया गया है चेचक का, चेचक का, ठीक ना। रेबीज क्या है? रेबीज जो है, रेबीज, रेबीज विषाणु जनित रोग है। रेबीज क्या है? विषाणु जनित रोग है। निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पसलियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है तथा पानी को देखकर डरने लगता है? पानी को देखकर डरने लगता है कौन रोग के कारण? तो वही रेबीज के कारण। रेबीज जो कुत्ता काटने से फैलता है। यानी निम्नलिखित में से किस रोग में गर्दन के पसलियों पर नियंत्रण समाप्त हो जाता है, जिससे रोगी पानी पीने में असमर्थ हो जाता है और पानी को देखकर डरने लगता है? रेबीज के कारण। हाइड्रोफोबिया रोग जो उत्पन्न होता है, हाइड्रोफोबिया रोग विषाणु के कारण यानी वायरस के कारण होता है। फिर एवियन इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू विषाणु को निम्नलिखित में से निरूपित करता है। यानी बर्ड फ्लू जो है किस रूप में निरूपित करता है? तो बर्ड फ्लू जो है H5N1 के रूप में निरूपित करता है, H5N1। फिर बोलेगा बर्ड फ्लू H5N1। और स्वाइन फ्लू अगर बोलेगा, स्वाइन फ्लू विषाणु को किस रूप में निरूपित करता है? तो स्वाइन फ्लू जो है, स्वाइन फ्लू H1 और N1, स्वाइन फ्लू H1 और N1, ब्लड फ्लू H5N1 और स्वाइन फ्लू जो है H1 और N1। फिर ओसेल्टा मीवर नामक औषधि उपयोगी है। ओसेल्टा मीवर नामक औषधि उपयोगी है किस लिए? तो उपयोगी है स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए। स्वाइन फ्लू के उपचार के लिए जो है ओसेल्टा वीवर नामक औषधि जो है उपयोगी है। फिर एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है क्या? एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है क्या है? तो वह है जीडोबुडीन यानी AZT, जीडोबुडीन। यानी कि वायरस एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा जो है वही है जीडोबुडीन। फिर किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? यानी किस सूक्ष्मजीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो होगा वह आपका वायरस के द्वारा, वायरस के कारण होता है हेपेटाइटिस बी। फिर मिलान कीजिए, यानी कि रेबीज, खसरा, फ्लू, टेकोमा। यानी कि इसमें से विषाणु जनित रोग कौन कौन है? विषाणु जनित रोग बताना है। तो विषाणु जनित रेबीज हो गया विषाणु जनित रोग। खसरा भी हो जाएगा विषाणु जनित रोग, और टेलकोमा ही नहीं होगा, जीवाणु है। और फ्लू जो है ये भी हो जाएगा विषाणु जनित रोग। यानी 1, 2, 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला रोग, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। सूक्ष्मजीवों द्वारा होने वाला रोग
संक्रमित होता है, यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाला रोग संक्रमित होता है, संक्रमित होता है। ठीक है, अनुवांशिक रोग जो है संक्रमित नहीं होता है, अनुवांशिक रोग संक्रमित नहीं होता है, यानी 1 और 2 दोनों सही है। मर्की फीवर रोग होता है। मर्की फीवर रोग किसके कारण होता है? तो मर्की फीवर रोग जो है वो होता है वायरस के कारण। मर्की फीवर रोग वायरस के कारण। निम्न में से किस सेट से सारी विषाणु जनित बीमारी होती है? यानी सारी विषाणु जनित बीमारी जो होती है तो वो होगा इसे मेमस, रेबीज और हर्पीज में, मेमस, रेबीज और हर्पीज में जो है, हाँ मेमस, रेबीज और हर्पीज में जो है टोटल जो है क्या है, सब विषाणु जनित रोग है। फिर निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथन पर ध्यान दीजिए। इसे बोल रहा है लैंगिक संभोग, लैंगिक संभोग जो है, लैंगिक संभोग से यानी क्या होता है? एड्स का संचरण जो है, एड्स का संचरण किसके माध्यम से होता है? एड्स का संचरण तो इसका बताना है लैंगिक संभोग से, रक्तदान से, मच्छरों और अन्य रक्त चूरक कीड़ों से, अप्सरा के संपर्क से, इसका होगा यानी लैंगिक संभोग से भी होगा और रक्तदाता धान से भी होगा और अप्सरा के संपर्क से होगा, अप्सरा के संपर्क से। मच्छर और अन्य रक्त को कीटे इस सब से नहीं होगा। पोलियो का कारण जो है क्या है? पोलियो का कारण है वायरस। पोलियो का कारण क्या है? विषाणु, वायरस। साल्क टीका निम्नलिखित में से किस व्याधि से संबंधित है? साल्क टीका जो है, साल्क का टीका पोलियो से ना, साल्क का टीका पोलियो से, साल्क का टीका जो है किससे संबंधित है? पोलियो से। निम्नलिखित में से किस रोगाणुओं पर एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर नहीं होता है? यानी एंटीबायोटिक औषधियों का कोई असर होवे नहीं करता है। किस पर कोई असर नहीं होता है? तो वायरस पर, वायरस यानी विषाणु पर कोई असर नहीं होगा। फिर त्वचा और आँख के सफ़ेद भाग या पीला होना किस रोग के लक्षण को बताता है? यानी पीला होना और सफ़ेद भाग जो है किस भाग के लक्षण को दर्शाता है? तो डायरिया हो गया। कौन सी हो गया? डायरिया। यानी त्वचा के आँखों के सफ़ेद भाग या पीला हो जाना डायरिया को दर्शाता है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन वैसे श्रेणी का रोग है जिनके उपचार के लिए दिए गए औषधि से केवल रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं? रोग के लक्षण ही ठीक हो पाते हैं, मूल रोग नहीं। तो ये होगा इन्फ्लुएंजा के द्वारा। एडवर्ड जेनर ने निम्नलिखित में से किसका खोज किया था? एडवर्ड जेनर जो है किसका खोज किया था? तो एडवर्ड जेनर टीका का खोज किया था, यानी टीका का खोज किया था। टीका क्या है? टीका जो है, टीका है क्या? तो टीका एक एंटीजन है। टीका क्या है? एक एंटीजन है। फिर संक्रमित रक्त शुक्राणु में माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? यानी संक्रमित रक्त जो है शुक्राणु तथा माँ के दूध से किस रोग के संक्रमण की संभावना होती है? तो एड्स का संभावना होती है, एड्स का। इसका नहीं है, इसका यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा, एड्स का संभावना होती है, एड्स का संभावना होती है। फिर फिजियोथेरेपी द्वारा इसमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? यानी फिजियोथेरेपी द्वारा इसमें से किस रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है? तो एड्स के द्वारा। एड्स नहीं, पोलियो होगा। यानी फिजियोथेरेपी द्वारा इनमें से रोग की तीव्रता को कुछ कम किया जा सकता है, तो फिजियोथेरेपी द्वारा पोलियो को कम किया जा सकता है, पोलियो। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? कौन सा एक कथन सही नहीं है? सही नहीं है। हेपेटाइटिस सी का टीका होता है
जबकि हेपेटाइटिस बी का कोई टीका नहीं होता है, गलत है। यानी हेपेटाइटिस बी का टीका होता है, यानी कि हेपेटाइटिस बी जो है विषाणु काफ़ी HIV की तरह संचरित होता है, सही है। और सार्वभौमिक रूप से हेपेटाइटिस बी और सी विषाणु के कर अखनी कल शाम जी है निम्नलिखित में से कौन टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है? टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है। तो टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित नहीं होता है जापानी इन्फेनेलेटिक्स। जापानी इन्फेनेलेटिक्स जो है विषाणु द्वारा फैलता है। इसके बाद पीत ज्वार जो है टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित होता है। डेंगू भी टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित होता है। चिकनगुनिया भी टाइगर मच्छरों द्वारा संचरित होता है। चेचक होने का कारण जो है क्या है? चेचक होने का कारण क्या है? चेचक होने का कारण जो है वेरिओला वायरस है। वेरिओला वायरस। चेचक होने का कारण क्या है? वेरिओला वायरस। वेरिओला वायरस। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही नहीं है, जिसे बोलेगा कि रूबिओला वायरस जो है, रूबिओला वायरस के कारण क्या होता है? तो खसरा होता है, सही है। इसके बाद वेरिओला वायरस के कारण क्या होता है? वेरिओला तो चेचक होता है, और वेरिसेला वायरस के कारण क्या होता है? छोटी माता होता है, ठीक है। और निक्सो वायरस के कारण प्लेग नहीं होता है। यानी वेरिओला वायरस रूबिओला वायरस से खसरा, वेरिओला वायरस से चेचक, और वेरिसेला वायरस से छोटी माता, ये सब सही है। फिर पीलिया या हेपेटाइटिस रोग में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया या हेपेटाइटिस में शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो पीलिया या हेपेटाइटिस में आमाशय प्रभावित होता है। आमाशय प्रभावित होता है। पीलिया या हेपेटाइटिस में कौन सा शरीर कौन सा अंग प्रभावित होता है? आमाशय। फिर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेपेटाइटिस ए का संक्रमण रुधिर, लार आदि से होता है, और हेपेटाइटिस बी का संक्रमण भोज या पानी द्वारा होता है। भोज या पानी द्वारा होता है, यानी ना ही ये ही सही है और ना ही दो सही है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है, यानी चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षाओं का किया जाता है। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेश किया जाता है जीवित प्रतिरक्षाओं का। फिर सुअर का मानव रियासती क्षेत्रों में दूर रखना किस रोग के उन्मूलन में सहायक होता है? यानी सुअर को मानव से दूर रखना जो है किस रोग के उन्मूलन में सहायता करता है? तो ये करता है जापानी इन्फेसेलाइटिक्स में जो है मदद करता है। फिर रेबीज के वायरस में संक्रमित कुत्ते के किस प्रकार के व्यवहार आते हैं? कुत्ता जो है किस प्रकार के व्यवहार आते हैं? तो आते हैं ए और बी दोनों, यानी कि कुत्ता अत्यंत क्रोधित या एवं उग्र हो जाता है, ठीक। इसके बाद कुत्ता सुस्त और मौन होकर किसी एकांत स्तर पर पड़े रहता है, यानी दोनों हो जाएगा। फिर घात करो और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु जो है कौन है? घात करो और छिप जाओ के नाम से विषाणु कौन है? तो विषाणु है RSV विषाणु। RSV विषाणु है, RSV विषाणु। घात करो और छिप जाओ, RSV विषाणु है, RSV विषाणु। डेंगू बुखार में मानव शरीर में किसकी कमी होती है? तो प्लेटलेट्स की कमी होती है, प्लेटलेट्स की। फिर जीका वायरस मनुष्य में किस मच्छर के द्वारा संचरित होता है? जीका वायरस जो है, जीका वायरस एडिज मच्छर के
काटने से संचरित होता है। जीका वायरस एडीज मच्छर के। जीका वायरस मनुष्य किस भाग को प्रभावित करता है? तो जीका वायरस जो है मनुष्य किस भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है तंत्रिका तंत्र को। एबोला 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 शब्द से आप क्या समझते हैं? एबोला शब्द जो है, एबोला शब्द पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। एबोला शब्द क्या है? पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है। बैक्टीरियोफाज क्या है? बैक्टीरियोफाज जो है, बैक्टीरियोफाज एक विषाणु है। बैक्टीरियोफाज क्या है? एक विषाणु है। बैक्टीरियोफाज में पाया जाता है, क्या क्या पाया जाता है बैक्टीरियोफाज में? तो प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। बैक्टीरियोफाज में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और डीएनए पाया जाता है। युवा व्यक्ति एचआईवी एड्स होने की आशंका निम्नलिखित लक्षणों में से किस एक से अधिकांश तथा संबंधित होता है? किससे होगा? तो ये होगा तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना के कारण। तीव्र दीर्घ अस्थायी शिरोवेदना के कारण। फिर किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीति प्रारंभ किया गया था? यानी किस रोग के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट की नीति जो तैयार किया गया था? तो एचआईवी एड्स के कारण। एचआईवी एड्स के कारण। फिर एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु एचआईवी द्वारा होता है जो कि फैलता है रीटो विषाणु से फैलता है। यानी कि एड्स मानव प्रतिरक्षा विषाणु एचआईवी के द्वारा होता है जो फैलता है रीटो विषाणु से। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? पोलियो का टीका जो विकसित किया था, कौन किया था? तो ये किया था जॉन साल्क ने किया था। पोलियो का टीका जो है जोन्स एडवर्ड साल्क किया था। फिर एलिसा का पूरा नाम क्या है? एलिसा का पूरा नाम जो है, एलिसा का पूरा नाम है एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉल्वेंट एसो। ठीक ना? एलिसा का पूरा नाम क्या है? एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉल्वेंट एसो। एंजाइम लिक्विड इम्यूनो सॉल्वेंट एसो। फिर अब बोला जाए कि एड्स, चेचक व पोलियो में क्या समानता होता है? एड्स और चेचक और पोलियो में क्या समानता होता है? तो समानता होगा ये विषाणु द्वारा होता है। ठीक ना? यही समानता है कि ये सभी जो है क्या विषाणु द्वारा होता है। ठीक ना? जीवाणु की खोज किसने किया था? जीवाणु की खोज जो है सबसे पहले किसने किया था? जीवाणु का खोज देखिए लुईमेन होक ने किया था। ठीक ना? सबसे प्राचीनतम जीवाणु के किस वर्ग में सम्मिलित किया जाता है? सबसे प्राचीनतम जीवाणु जो है आर्कीबैक्टीरिया में सम्मिलित किया गया है। आर्कीबैक्टीरिया में सबसे प्राचीनतम जीवाणु आर्कीबैक्टीरिया में। सर्वप्रथम किसने यह मत व्यक्त किया कि जीवाणु से रोग फैलता है? सबसे पहले किसने व्यक्त किया? तो लुईस पास्चर और रॉबर्ट कोच। लुईस पास्चर और कोच। जीवाणु होते हैं, जीवाणु प्रकाश संश्लेषी भी होता है और परपोषित भी होता है। जीवाणु प्रकाश संश्लेषी परपोषित भी होता है, रसायन संश्लेषी भी होता है। ठीक है? रसायन संश्लेषी भी होते हैं। इनमें से सभी निम्नलिखित में से कौन सा राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है? राइबोसोम जो कि जीवाणु में पाया जाता है, राइबोसोम जीवाणु में पाया जाता है। तो ये 70 जो है ना जीवाणुओं में पाया जाता है। 70 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? जीवाणु सही नहीं है, तो सही नहीं है ना, तो ये सीधा आइए कि जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ठीक ना? जीवाणु में कोशिका भित्ति नहीं पाई, सही नहीं है। लेकिन जीवाणु में जो है, जीवाणु एक कोशिकीय का होता है, बिल्कुल राइट है। जीवाणु सर्वव्यापी होता है, ये भी सही है। जीवाणु अकेले तथा समूह में पाए जाते हैं। अकेले भी होगा जीवाणु और समूह में भी जीवाणु पाया जाएगा।
बिल्कुल राइट। जीवाणु पौधा पौधा माना गया है, क्योंकि जीवाणु पौधा माना गया है क्योंकि क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है, क्योंकि इसमें कठोर कोशिका भित्ति होता है। जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? जीवाणु से संबंधित निम्न कथनों में कौन सही है? तो ये जो है, अधिकांश जीवाणु विविध पोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। अधिकांश जीवाणु जो है विविध पोषी होते हैं लेकिन कुछ स्वपोषी भी होते हैं। जीविका कोशिका में नहीं होता है। जीविका कोशिका में नहीं होता है। क्या नहीं होता है जीविका कोशिका में? तो जीविका कोशिका में नहीं होता है सूत्रकणिका नहीं होता। जीविका कोशिका में क्या नहीं होता है? सूत्रकणिका नहीं होता है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। जीवाणु की आकृति जो है, जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। अब बात सही है भाई, जीवाणु की आकृति विषाणु की तुलना में बड़ा होता है। फिर जीवाणु फिल्टर के पास नहीं होता है जबकि विषाणु फिल्टर के पास होता है। ये भी भाई सही है। तो यानी 1 और 2 दोनों सही है। जीवाणु में किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? जीवाणु में जो है किस प्रकार का डीएनए पाया जाता है? तो जीवाणु में कुंडलित डीएनए पाया जाता है। किस प्रकार? कुंडलित डीएनए पाया जाता है, कुंडलित डीएनए। फिर जीवाणुओं की साधारण आकृति होती है। कैसी होती है? जीवाणु की साधारण आकृति कैसी? क्षण रूपी होती है। कैसी होती है? क्षण रूपी होती है। क्षण रूपी। जीवाणुओं को कोमी के आधार के होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो कोमी के आधार के होते हैं या क्या कहलाते हैं? तो सीधा वाइब्रो कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वाइब्रो। कोमी के आधार का होते हैं और क्या कहलाते हैं? तो वाइब्रो नहीं भाई, बेसिलस कहलाते हैं। बेसिलस, सॉरी, वाइब्रो नहीं होगा। कोमी के आधार का होते हैं और बेसिलस कहलाते हैं। गोल आकृति वाले जीवाणु हैं। गोल आकृति वाले जीवाणु क्या है? तो गोल आकृति वाले जीवाणु जो हैं वो है कोलिकाई। कोलिकाई। गोल आकृति वाले जीवाणु क्या है? कोलिकाई है। गोल आकृति वाले जीवाणु कोलिकाई। जो जीवाणु आकार में छोटा होता है क्या कहलाता है? आकार में छोटा। आकार में छोटा तो हो गया गोलाणु। आकार में छोटा गोलाणु हो गया। एक सर्फिला जीवाणु को क्या नाम दिया गया है? सर्फिला जीवाणु। सर्फिला जीवाणु जो है स्पाइरिलम कहा गया है। सर्फिला जीवाणु को स्पाइरिलम कहा गया है। वास्तविक केंद्रक किसमें अनुपस्थित होता है? वास्तविक केंद्रक जो है किसमें अनुपस्थित होता है? तो अनुपस्थित जीवाणु में थोड़ा केंद्रक होगा। फिर जीवाणु कोशिका में क्या अभाव होता है? जीवाणु कोशिका में क्या अभाव होता है? तो जीवाणु में केंद्रक नहीं होगा। इसके बाद केंद्रिका भी नहीं होगा, कोशिका झिल्ली भी नहीं होगा। यानी कि इसमें से कोई नहीं होगा भाई, सब का अभाव है। ठीक ना। निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक संख्या में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा संख्या में कौन पाया जाएगा? तो यही पाया जाएगा, कि यही ना पाया जाएगा। इसका बहुत सबसे ज़्यादा संख्या में जीवाणु पाया जाएगा। फिर बैक्टीरिया जो है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अवश्य कहलाता है। बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी अवश्य क्या कहलाता है? तो क्या कहला जाएगा? तो आपका कहला जाएगा हाँ, वर्णकी लवक कहलाया जाएगा। क्या कहलाया जाएगा? वर्णकी लवक कहलाया। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाते हैं तो क्या पाए जाएंगे? क्रोमोटोफोर का पाए जाएंगे। प्रकाश संश्लेषी बैक्टीरिया में पाए जाएंगे क्रोमोटोफोर। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान जो है, जीवाणुओं में श्वसन का स्थान क्या है? जीवाणुओं में बोल रहा है भाई। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान जो है कोशिका झिल्ली है। जीवाणुओं में श्वसन का स्थान क्या है? कोशिका झिल्ली है। साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को क्या कहा जाता है? साइनोबैक्टीरिया को जो है नीलहरित शैवाल कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित शैवाल। और साइनोबैक्टीरिया होते हैं किसमें होते हैं? साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं किसमें होते हैं? तो प्रकाश से विविध पोषी में होते हैं। प्रकाश से विविध पोषी में होते हैं। फिर जीवाणुओं के अभिरंजन के लिए उपयोग होता है। जीवाणुओं का अभिरंजन के लिए उपयोग होता है तो क्रिस्टलीय वायलेट उपयोग होता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा जीव है? सबसे छोटा जीव बात कर रहा है, जीवाणु होगा नहीं, जीवाणु नहीं होगा, सबसे छोटा जीव।
सबसे छोटा जीव माइकोप्लाज्मा होगा जी, माइकोप्लाज्मा। फिर जो विषाणु सीधे ही वायुमंडल नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के यौगिक में बदल देता है, उसे क्या कहलाता है? वो जो क्या कहलाता है, वो कहलाएगा आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु कहलाएगा। फिर नोड्यूल पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है। किसमें पाए जाते हैं? नोड्यूल। तो नोड्यूल जो है पाए जाते हैं जिसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण बैक्टीरिया मौजूद होता है। किसमें? तो ये होगा आपका चना में पाया जाता है, चना में, ठीक ना। मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, मूल ग्रंथिकाओं का पाया जाता है किसमें? मूल ग्रंथिकाओं पाया जाता है, मूल ग्रंथिकाओं पाया जाता है सभी लेग्यूनस पादप में, किंतु अन्य पौधा में कभी नहीं, अन्य पौधा में कभी नहीं, ठीक ना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फसल सहायक है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सी फसल सहायक है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण में फली सहायक है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में निम्नलिखित में से कौन सी फलन सहायक है? फली। निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है? सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकीकरण जीवाणु है। तो राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों है, राइजोबियम और एजोटोबैक्टर दोनों है। फिर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो लेग हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का अवशोषण करना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का अवशोषण करना। अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं, क्योंकि जीवाणु जीवदर कुचलित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। जीवाणु जो है क्या है? जीवदर कुचलित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं। फिर बोल रहा है प्रसीवन खाद्य परीक्षण में मदद करता है। प्रसीवन खाद्य परीक्षण में कौन मदद करता है? तो करता है जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करने में, जैव रासायनिक अभिक्रिया को दर को कम करने में मदद करता है। फिर जो है जीवाणुओं को पौधा माना गया है, क्योंकि जो है ना इसमें कठोर कोशिका भित्ति होती है, फिर बैक्टीरिया में पाए जाने वाले छोटे छोटे बालों के समान की संरचना क्या कहलाती है? छोटे छोटे बालों के समान की संरचना जो है क्या कहलाती है? तो ये होगा आपका पिलाई और फ्रिम्बी कहलाती है। पिलाई और फ्रिम्बी। फिर जो है हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं। हेटेरोसिस्ट किस में पाए जाते हैं? तो हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं साइनोबैक्टीरिया में। हेटेरोसिस्ट किस में पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया में। निम्नलिखित में से कौन सा जीव पीपीएलओ कहलाता है? पीपीएलओ कौन कहलाता है? तो पीपीएलओ कहलाता है माइकोप्लाज्म। ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उसके कोशिका भित्ति के कारण। यानी ग्राम पॉजिटिव तथा ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में अंतर होता है उसके कोशिका भित्ति के कारण। रिकेसिस एक समूह है। किसमें पाया जाता है? रिकेसिस एक समूह है किसका? तो ये जो है बैक्टीरिया का समूह है। रिकेसिस एक समूह है बैक्टीरिया का। साइनोबैक्टीरिया तथा बैक्टीरिया में समान रूप से पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया और बैक्टीरिया दोनों के बात बोल रहे थे। दोनों में जो है ना न्यूक्लियोआइड्स का पाया जाता है। न्यूक्लियोआइड्स पाया जाता है। मानव में आंत में कौन सी बैक्टीरिया पाई जाती है? आंत में जो है ना, मानव के आंत में एसरिसिया कोलाई पाया जाता है। मानव के आंत में क्या पाया जाता है? एसरिसिया कोलाई पाया जाता है।
विषमता उत्पन्न होता है, भोजन की विषमता उत्पन्न होता है किस कारण से? भोजन की विषमता जो उत्पन्न होता है, तो भोजन की विषमता उत्पन्न होता है आपका, यानी कोलीएस्ट्रीडियम बेटुलिनम द्वारा, कोलीएस्ट्रियम बेटुलिनस के द्वारा भोजन की विषमता उत्पन्न होता है। फिर है कि मृदा में धान की पैदावार बढ़ाने वाली मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? मुक्तजीवी जीवाणु कौन सा है? तो है आपका मुक्तजीवी जीवाणु कौन है? तो है एनाबीना है एनाबीना। दही जमने में निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोबैसिलस का होगा, दही जमने में लैक्टोबैसिलस का। चाय की पत्तियां के कयूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? चाय की पत्तियां के कयूरिंग में किसका उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग? जीवाणु का उपयोग किया जाता है, जीवाणु का। चाय की पत्तियां पर जीवाणुओं के क्रिया के विशेष सुगंध को उत्पन्न किया जा सकता है। उत्पन्न किया जाना क्या कहलाता है? तो उत्पन्न किया जाना जो है क्यूरिंग कहलाता है, क्यूरिंग कहलाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है। साइनोबैक्टीरिया का उपयोग जो है जैव उर्वरक के रूप में किया जाता है, किस रूप में? तो धान की खेतों में किया जाता है साइनोबैक्टीरिया का प्रयोग जैव उर्वरक के रूप में। स्वतंत्रजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु है। स्वतंत्रजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण वायु है, कौन है? तो है आपका कोलीएस्ट्रियम है, कोलीएस्ट्रियम। स्वतंत्रजीवी अवायवीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? कोलीनेट्रियम है। निम्न में से कौन सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु है? सहजीवी स्थिरीकरण जीवाणु जो है कौन है? तो हो जाएगा फैंक्रिया हो जाएगा, फैंक्रिया हो जाएगा। इसके बाद जैव गैस के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाली जीवाणु का समूह जो है, जीवाणु का समूह क्या कहलाता है? जीवाणु का समूह कहलाएगा आपका मेथनोजन कहलाएगा। वैसे जीवाणु के समूह जो फफूंदी के तनुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बनाती है, क्या कहलाती है? तनुओं से जुड़कर जाल जैसी संरचना बना देगी, तो जाल जैसी संरचना बनाएगी, उसे कहते हैं फोलक्स कहते हैं, फोलक्स। फिर देखिए कि हाँ क्वेश्चन है कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनीकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है। किण्वनीकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया है तो कोलेडियम एसिटोब्यूटाइलकेम, हाँ कॉन्ड्रियम एसिटोब्यूटाइलकेम के जो है, यानी कि जूट की रेटिंग के लिए किण्वनकारी सूक्ष्मजीव बैक्टीरिया कौन है? तो क्यूलेटोडियम एसिटोब्यूटाइलकेलियम है, एसिटोब्यूटाइलकेलियम। योग हार्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया कौन है? योग हार्ट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया जो है तो कौन है? बैक्टीरिया भाग लेने वाला है, देखिए इसमें बैक्टीरिया भाग लेने कौन है? लैक्टोबैसिलस बल्गोरिंस भी है, और एस्ट्रोकोकस थर्मोफिल भी है, एस्ट्रोकोकल थर्मोफिल यानी एक और सी दोनों। फिर एंटिनोमाइसिटिजिन वर्ग में आते हैं। एंटिनोमाइसिटिजिन वर्ग में कौन आते हैं? इसमें आते हैं आपका जीवाणु आते हैं। एंटिनोमाइसिटिजिन वर्ग में कौन आते हैं? जीवाणु आते हैं। माइक्रोप्लाज्म की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? माइक्रोप्लाज्म का खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो माइक्रोप्लाज्म का खोज सबसे पहले जो किया था नोकार्ड तथा E.R. रॉक्स किया था। फिर निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जीवाणु के कारण कौन सा रोग होता है? जीवाणु के कारण जो फैलने वाला रोग है वो कौन है? तो जीवाणु के कारण होने वाला रोग जो है आपका डिप्थीरिया भी है, क्षय रोग, तपेदिक भी है, प्लेग भी है, यानी इनमें सभी।
बीजीसी का टीका कितने उम्र में लगाया जाता है? बीजीसी का टीका जो है कितने उम्र में लगाया जाता है? तो नवजात को बीजीसी का टीका लगाया जाता है, नवजात को बीजीसी का टीका लगाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? जीवाणु के कारण नहीं होता है, जीवाणु चेचक वायरस के कारण होता है, चेचक वायरस के कारण होता है। उसके बाद नमोनिया जीवाणु कारण होता है, सिफिलिस जो है भी जीवाणु कारण होगा, टेटनस या लोकजग, यानी चेचक जो है ना ये विषाणु का ना वायरस के कारण होगा। इसके बाद टेटनस और सिफिलिस और नमोनिया ये सब जो है जीवाणु कारण होगा। बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? तो डीपीटी का टीका दिया जाता है बच्चों को किस रोग से प्रतिरक्षित करने के लिए डीपीटी का टीका दिया जाता है? डीपीटी का टीका कुकुर खांसी, कुकुर खांसी का, कुकुर खांसी। निम्नलिखित में से किस रोग का कारण जो है जीवाणु है? किस रोग का कारण जीवाणु है? जीवाणु, किस रोग का कारण जो है जीवाणु है? तो टाइफाइड जीवाणु कारण होता है और कुकुर खांसी भी है जीवाणु कारण होता है। सुजाग या गोनोरिया, सुजाग व गोनोरिया भी जीवाणु कारण होता है, यानी उपयुक्त सभी। कुष्ठ रोग किस जीवाणु के कारण होता है? कुष्ठ रोग, कुष्ठ रोग जो है, कुष्ठ रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? जीवाणु कारण कुष्ठ रोग होता है। फिर बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा देता है? बहु औषधि चिकित्सा एमडीटी किसके संक्रमण से सुरक्षा देता है? कोड, कोड के संक्रमण से सुरक्षा देता है, कोड के संक्रमण से सुरक्षा देता है। फिर हैजा, हैजा जो है, हैजा का कारण क्या है? हैजा का कारण जो है, हैजा का कारण है जीवाणु। और निम्नलिखित में से कौन सा जनित रोग है? तो कौन सा जनित रोग है? जनित रोग, जनित रोग हो जाएगा, जनित रोग हो जाएगा आपका हैजा, हैजा जो है कि जनित रोग है। मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण क्या है? मेनिंजाइटिस या गर्दन तोड़ बुखार का कारण जो है वो है जीवाणु है। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? बिडाल परीक्षण से की जाती है। तो बिडाल परीक्षण से किसकी पहचान की जाती है? टाइफाइड की पहचान की जाती है। काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो है, काली मौत किसे कहते हैं? काली मौत जो है प्लेग को कहते हैं, प्लेग को काली मौत कहते हैं। फिर नींबू या टमाटर में केकर रोग किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? नींबू और टमाटर में केकर रोग जो है किस सूक्ष्म जीव के कारण? तो जीवाणु के कारण होता है। सेब और नाशपाती में होने वाला निराजा रोग जो है का कारण क्या है? सेब और नाशपाती में होने वाला निराजा रोग का कारण क्या है? तो निराजा रोग का कारण जो है वो क्या है? जीवाणु है। निम्नलिखित में से किसमें धनु स्तंभ होता है? धनु स्तंभ होता है, तो धनु स्तंभ किस में होगा? जीवाणु में होगा। धनु स्तंभ किस में होगा? जीवाणु में होगा। निम्नलिखित में से कौन मवेशियों में एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है? किस मवेशी में एंथ्रेक्स नामक बीमारी जो उत्पन्न होता है? तो किसके कारण एंथ्रेक्स नामक बीमारी उत्पन्न होता है? बैक्टीरिया के कारण। किसके कारण? बैक्टीरिया के कारण उत्पन्न होता है। ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी उत्पन्न होता है किसके कारण? ट्यूबरक्यूलोसिस टीबी उत्पन्न होता है, ये माइकोबैक्टीरिया कारण होता है, माइकोबैक्टीरिया कारण। प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत आने वाले वे जीव कौन है जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है? जिनमें कोशिका भित्ति नहीं होता है तो कौन है? एंटीमोनाजाइटिक्स है, एंटीमोनाजाइटिक्स है। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रमित रोग नहीं है? संक्रमित रोग जो नहीं है, संक्रमित रोग नहीं है, जिससे कि टीबी संक्रमित रोग है। इसके बाद हैजा संक्रमित रोग है, चेचक जो है संक्रमित रोग है, मधुमेह संक्रमित रोग नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन संक्रमित रोग है? संक्रमित रोग है तो संक्रमित रोग हो जाएगा आपका, जैसे डिप्थीरिया संक्रमित रोग है, रेबीज संक्रमित रोग है, कालाजार संक्रमित रोग है, यानी सभी संक्रमित रोग है। टीएबी के टीका यानी टीबी का टीके द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? तो टाइफाइड का,
टाइफाइड का। टीएबी के टीके के द्वारा निम्नलिखित में से किस रोग का नियंत्रण किया जाता है? टाइफाइड का। क्षय रोग, टीबी का संक्रमण मुख्यतः होता है। क्षय रोग टीबी का संक्रमण मुख्य होता है किसमें? हवा में होता है। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग में बचाता है क्योंकि वह जो है, क्योंकि वह क्या है, तो प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है, प्रतिरक्षा पदार्थ उत्पन्न करता है। ट्रिपल एंटीजन टीका किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? ट्रिपल एंटीजन टीका जो है किस रोग में उपयोगी नहीं होता है? तो टाइफाइड में उपयोगी नहीं होता है। टाइफाइड में उपयोगी नहीं होता है। फिर सिंड्रोम का अर्थ क्या है? सिंड्रोम का अर्थ क्या है? तो सिंड्रोम का अर्थ है कि लक्षणों का समूह। सिंड्रोम का अर्थ क्या है? लक्षणों का समूह है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा टीका हाफ और 2.5 और 3.5 महीना में दिया जाता है? यानी कि आधा महीना और 2.5 महीना और 3.5 महीना में दिया जाता है। कौन सा टीका? तो ये टीका है आपका डीपीटी हिब और पोलियो का। डीपीटी हिब और पोलियो का टीका दिया जाता है। निमोनिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है जो मुख्यतः फेफड़ा को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को प्रभावित करता है और किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? तो ये होगा निमोनिया जो है एस्ट्रोकोलस न्यूमोनो जीवाणु को प्रभावित करता है, कारण होता है। और हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा जीवाणु के कारण भी होता है, यानी ए और बी दोनों। एरिथ्रोम्बोसाइमिसिन एंटीबायोटिक औषधि किस रोग में उपयोगी होता है? तो किस रोग में उपयोगी होता है? तो यह होता है काली खांसी में। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? कोरोना वायरस से संबंधित है कौन सी बीमारी? तो कोरोना वायरस से संबंधित है तो MIRS मर्स ये भी है। इसके बाद MARS सोर्स भी है और कोविड-19 भी है, यानी कि उपयुक्त सभी है। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु के कारण होने वाला रोग है? जीवाणु के कारण जो होता है, जीवाणु के कारण आलू में विल्टस नामक रोग भी होता है, सही है। गेहूं में विल्सन नामक रोग होता है, ये भी सही है। चावल में अंगमारी नामक रोग होता है, ये भी सही। यानी उपयुक्त सभी जो है जीवाणु कारण होता है। जीवाणु कारण आलू में विल्ट होता है और गेहूं में विल्सन होता है, चावल में आगमरी होती है। निम्नलिखित में से कौन से जल संक्रमित है? कौन सा जल जो है संक्रमित है? कौन सा जल संक्रमित है? तो संक्रमित जल कौन है? संक्रमित जल है टाइफाइड, हाँ, जल के द्वारा संक्रमित से होता है। और हेपेटाइटिस ए ये भी जल के संक्रमित द्वारा होता है। ठीक, यानी 1 और 4। टीका क्या है? टीका क्या है? तो टीका कृत्रिम सक्रिय उपजायित प्रतिरक्षा है। डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण क्या है? तो डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है कि गला घुटना जो है डिप्थीरिया का मुख्य लक्षण है। प्रतिजैविक एंटीबायोटिक अधिकांश प्राप्त होते हैं किस रूप में? तो प्रतिजैविक एंटीबायोटिक जो अधिकांश किस रूप में प्राप्त होते हैं? तो ये जीवाणुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। पनीर में विशेष सुगंधित आती है किसके कारण? पनीर जो है विशेष सुगंधित आती है किसके कारण? तो जीवाणुओं के कारण पनीर में सुगंधित आता है। फिर वहित मल जल के दूसरे उपचार में मुख्यतः किसकी आवश्यकता होती है? यानी वहित मल जल में दूसरे उपचार में किसकी आवश्यकता होती है? तो किसकी आवश्यकता होती है? जीवाणुओं की आवश्यकता होती है।
निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु नहीं है? नाइट्रोजन स्थितीकरण जीवाणु नहीं है तो नहीं है तो बेसिलस थीरुएजेनएसिस, बेसिलस थीरुएजेनएसिस योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है। योग हट बनाने में भाग लेने वाला बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस बर्गोलिस और एस्ट्रोकोकस थर्मोफिल्स यानी BFC। निफ जीन किस में पाया जाता है? निफ जीन जो है, निफ जीन किस में पाया जाता है? तो निफ जीन पाया जाता है राइबोजियम में। निफ जीन किस में पाया जाता है? राइबोजियम में। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है, हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है किसको? हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना को। ना अभी पढ़ ना चुपचाप गई अपन काम से तोरा भी। हरा प्रोटोजोआ के नाम से जाना जाता है यूग्लिना। हिकेटर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? हिकेटर के 5 जगत वर्गीकरण में यूग्लिना को किस जगत में रखा गया है? यूग्लिना को रखा गया है प्रोटिस्टा में। यूग्लिना को प्रोटिस्टा में रखा गया है। पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी जो है, पौधा तथा जंतु के बीच योजक कड़ी कैसा है? यूग्लिना का है। फिर यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? यूग्लिना का प्रचलन अंग जो है B यानी कि फैलेंजिया। यूग्लिना का प्रचलन अंग क्या है? फैलेंजिया है। यूग्लिना में फैलेंजिया की संख्या फैलेंजिया की संख्या कितनी होती है? लगभग यूग्लिना में फैलेंजिया की संख्या कितना होता है? तो 2 गो होता है, 2 गो। फिर ऐसे सूक्ष्म जीव को क्या कहते हैं जिसमें जंतुओं तथा कवक फंजाई दोनों वर्गों के लक्षण मौजूद होता है? जंतु और कवक फंजाई दोनों लोगों के लक्षण जो मौजूद होता है उसे क्या कहते हैं? स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। स्लाइम मोल्ड्स को किस जगत में रखा जाता है? स्लाइम मोल्ड्स को जो है किस जगत में रखा जाता है? तो प्रोटिस्टा जगत में रखा जाता है। चप्पल की आकृति के जंतु को क्या कहते हैं? चप्पल की आकृति के जंतु को जो है पैरामीशियम कहते हैं। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? तो पैरामीशियम जो है, पैरामीशियम किस वर्ग के है? तो सिलिएटा के है। पैरामीशियम किस वर्ग के प्रोटोजोआ है? सिलिएटा के है, सिलिएटा। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? पैरामीशियम का प्रचलन अंग जो है क्या है? तो वह है पैरामीशियम का प्रचलन अंग है सिलिया। पैरामीशियम का प्रचलन अंग क्या है? सिलिया है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? प्रोटोजोआ जो है प्लाज्मोडियम है। मलेरिया बुखार पैदा करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है कितना? मतलब प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र पूरा होता है 2 पोषक में होता है, 2 पोषक में। फिर मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? यानी मच्छर में मलेरिया परजीवी का जीवन चक्र किसने खोजा था? मच्छर में मलेरिया परजीवी रोलांड्स रोस ने खोजा था। मेलगिनेट मलेरिया बुखार उत्पन्न होता है। मेलगिनेट मलेरिया बुखार जो उत्पन्न होता है किसमें होता है? तो ये होता है प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस में। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरस में होता है। बार बार कपी के साथ तेजी बुखार होना किस रोग का लक्षण है? यानी बार बार कपी के साथ तेजी बुखार होना किसका लक्षण है? तो तेजी से बुखार होना ये मलेरिया का लक्षण है, मलेरिया का लक्षण है। फिर प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था जो है क्या कहलाता है? प्लाज्मोडियम की संक्रमित अवस्था क्या कहलाता है? तो
मीरोजोइट्स कहलाता है और सर्पोजोइट्स कहलाता है, यानी दोनों, यानी मीरोजोइट्स और सर्पोजोइट्स जो है प्लाज्मोडियम का संक्रमित अवस्था कहलाता है। मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है। इसकी खोज सबसे पहले किसने किया था? तो मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है और इसका खोज जो है सबसे पहले इसका खोज रोनाल्ड्स रोस किया था। रोनाल्ड्स रोस मलेरिया मादा एनोफिलीज से फैलता है और इसका खोज जो है सबसे पहले रोनाल्ड्स रोस किया था। मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अंतरिक्ष मतलब कि अंतरिक्ष किया जाता है? मलेरिया जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक किसके द्वारा अंतरिक्ष किया जाता है? तो एनोफिलीज मच्छर के द्वारा, एनोफिलिक्स मच्छर के द्वारा। घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? घातक मलेरिया फैलने वाले मलेरिया परजीवी कौन है? मलेरिया परजीवी है प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। प्लाज्मोडियम मैलेरियाई है, प्लाज्मोडियम मैलेरियाई। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? तो यह पीलिया। मलेरिया में प्रभावित होने वाला अंग कौन है? पीलिया है। मलेरिया तथा डेंगू में निम्नलिखित में से कौन सा समानता नहीं है? मलेरिया और डेंगू में कौन सा समानता नहीं है? तो ये जो है ना मच्छर प्रजाति। मलेरिया और डेंगू में किसका समानता नहीं है? तो मच्छर प्रजाति का। रोगों को फैलने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहते हैं? रोगों को फैलने वाले कीटों मच्छरों को क्या कहा जाता है? तो कीटों मच्छरों को कहा जाता है वेक्टर कहा जाता है, वेक्टर। निम्नलिखित में से कौन सा तीव्र जठर स्राव संबंधित संक्रमण पैदा करने वाला एक जल जनित रोग है? जल जनित रोग तो हैजा होगा। जल जनित रोग कौन है? हैजा। मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज है एंटीबायोटिक्स। काला आजार जो है, काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ क्या है? काला आजार उत्पन्न करने वाला प्रोटोजोआ है लिस्मेनिया। काला आजार उत्पन्न करने वाला लिस्मेनिया। काला आजार रोग के कारण लिस्मेनिया डिनोमनी प्रोटोजोआ का संक्रमण मनुष्य में किसके द्वारा होता है? तो सेल्ड फ्लाई के द्वारा होता है, सेल्ड फ्लाई के द्वारा। फिर निद्रा रोग पैदा करता है, निद्रा रोग जो पैदा करता है, निद्रा रोग टिपेनोसोमा पैदा करता है। निद्रा रोग टिपेनोसोमा पैदा करता है। परजीवी प्रोटोजोआ टिपेनोसोमा गैलेक्सिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? गैलेक्सिसिया एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में किसके द्वारा फैलता है? ये फैलता है सीसी मक्खी के द्वारा, फैलता है। निम्नलिखित में से किस परजीवी प्रोटोजोआ को जीवन चक्र पूरा करने हेतु दो पोषकों की जरूरत होती है? तो ये प्लाज्मोडियम को भी होता है, टिप्नोसोमी को भी होता है, लिस्मेनिया का भी होता है, इनमें सभी को होता है। मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ होता है? मनुष्य के शरीर में एंट अमीबा हिस्टोलिका जो है कहाँ होता है? तो ये होता है आपका आंत में होता है। कहाँ होगा? आंत में होगा। एंट अमीबा हिस्टोलिका कहाँ होता है? आंत में। पेचिस या अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ निम्न में से कौन है? पेचिस और अमीबायसिस के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन है? तो ये है आपका एंट अमीबा। एंट अमीबा हिस्टोलिका के संक्रमित अवस्था को क्या कहते हैं? मिसप्रिंट। निम्नलिखित में से किसकी आकृति निश्चित नहीं होती है तथा आकृति पल पल बदलते रहता है? निश्चित नहीं होता लेकिन पल पल बदलते रहता है अमीबा का। अमीबा का प्रचलन अंग क्या है? तो अमीबा का प्रचलन अंग जो है कूटपाद है। अमीबा में कूटपाद किस हेतु महत्वपूर्ण है? अमीबा में कूटपाद जो है किस हेतु महत्वपूर्ण है? तो ये भोजन ग्रहण करने तथा प्रचलन के लिए। मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोटोजोआ श्रेणी में रखा जाता है। मनुष्य के आंत में रहने वाला एंड कोशिकीय
रोगजनक परजीवी प्रोटोजोआ है, एंड कोशिकीय रोग परजीवी प्रोटोजोआ है। तो ये है ई कोलाई है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ प्रकाश उत्पन्न करता है? नोटिल्यूका प्रकाश उत्पन्न करता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है? प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है तो डायनोप्लेजिलेटस और डायटम भी है और यूग्निनाइट्स भी है, यूग्निनाइट्स यानी इनमें सभी हैं। प्रोटिस्ट जीवों के कोशिका में पाए जाने वाले संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? संकुचनशील रिक्तिका का क्या कार्य है? इसका कार्य जो है उत्सर्जन और जल संतुलन दोनों है। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा डायट्रम का दूसरा नाम क्या है? प्रोटिस्टा डायट्रम का दूसरा नाम जो है गोल्डन ब्राउन एगली है। फिर कथन 1 और कथन 2 को मिलान करें। 37 कथन 1 और कथन 2 को मिलान करें। 37 के लिए यानी एनफ्लीज जो है, एनफ्लीज मलेरिया के कारण होता है। एनफ्लीज मच्छर का मलेरिया होता है। फिर क्यूलेक्स मच्छर अगर काटेगा तो फाइलेरिया होगा। और रेत मक्खी अगर काटता है, तो रेत मक्खी काटेगा तो काला ज्वार होगा। और सीसी मक्खी अगर काटेगा तो नींद की बीमारी होगी। वेसन टेस्ट परीक्षण किस रोग के पहचान के लिए किया जाता है? टाइफाइड के लिए किया जाता है। फिर टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? टाइफाइड में आंत प्रभावित होता है। सूक्ष्म एकोकोशिकीय जीव जो पानी में पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्लेक्टोटन कहते हैं। फिर कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहा जाता है। और वनस्पति जगत के गैर हरित विषमपोषी पौधा कौन से होते हैं? तो होगा वही कवक होगा। कवक में किस तरह का पोषण होता है? तो होगा विषमपोषी पोषक होता है, विषमपोषी। सभी कवक सदैव कैसा होता है? सभी कवक जो है विविध पोषी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है? कवक स्वपोषी होता है, गलत है। कवक जो है स्वपोषी नहीं होता है। बाकी कवक परजीवी होता है, ठीक है। कवक मृतजीवी होता है, कवक परजीवी होता है, ये सही है। सजीवी, परजीवी, मृतजीवी कवक होता है। कवक में भोजन का रूप क्या है? ग्लाइकोजन है, कवक द्वारा रिजर्व भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? किस रूप में संचित होता है? तो ये भी ग्लाइकोजन के रूप में होता है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन या हीमोसेलुलोज का बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति किस चीज़ की नहीं बनी होती है? तो काइटिन का बनी होती है, ठीक ना। काइटिन का बनी होती है और सेलुलोज का भी बनी होती है, कलोज का भी बनी होती है, लेकिन पेक्टिन का नहीं बनी होती। निम्नलिखित में से कौन एक कोशिकीय कवक है? एक कोशिकीय कवक है ईस्ट। पेनिसिलियम क्या है? पेनिसिलियम जो है कवक है।
फिर डबल रोटी पाव रोटी निम्नलिखित के निम्न डबल रोटी पाव रोटी के निर्माण में काम आने वाला कवक क्या है? सेकोरोमाइसिस सेरेवेसी, सेकोरोमाइसिस सेरेवेसी है। फिर जब गेहूं के एक गूथे हुए आटे में ईस्ट कोशिकाएं मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाता है, क्योंकि CO2 जो है ना, CO2 का उत्पादन कर रोटी स्पंज बना देती है, ठीक ना, इसीलिए। निम्नलिखित में से कौन कायिक जनक निम्नलिखित में से कौन कायिक जनन किसके द्वारा होता है? कायिक ईस्ट में कायिक जनन किसके द्वारा होता है? ईस्ट में कायिक जनन जो होगा मुकुलन द्वारा होता है। इसमें कायिक जनन मुकुलन द्वारा। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? पेनिसिलिन का खोज जो है, पेनिसिलिन का खोज कौन किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। फिर औषधि स्तर पर पेनिसिलिन किस कवक से प्राप्त होता है? औषधि स्तर पर पेनिसिलिन जो है किस कवक से प्राप्त होता है? तो 56 पेनिसिलियम पेनिसिलियम केल्वीफॉर्म से, पेनिसिलियम केल्वीफॉर्म से प्राप्त होता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने प्रथम प्रतिजैविक पेनिसिलिन किससे प्राप्त किया था? तो प्रथम प्रतिजैविक जो प्राप्त किया था पेनिसिलियम नोटेट्रम से, पेनिसिलियम नोटेट्रम से प्राप्त किया था। फिर प्रथम खोजा गया एंटीबायोटिक कौन सा था? पेनिसिलियन था, पेनिसिलियन। विस्तृत स्पेक्ट्रोट्रम प्रतिजैवी किसमें उत्पन्न होता है? स्पेक्ट्रोमासिज्म में, स्पेक्ट्रोमासिज्म में। विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी किससे उत्पन्न होता है? विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैवी जो उत्पन्न होता है किससे उत्पन्न होता है? तो होता है स्पेक्ट्रोमाजिस से, स्पेक्ट्रोमाजिस से। स्पेक्ट्रोमाजिस प्रतिजैवी को किसने पृथक किया था? तो किसने पृथक किया था? वाक्समैन ने किया था, वाक्समैन। कवक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है, तो कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो कवक की भित्ति जो है पेंटोसेलुलोज की बनी होती है, ये सत्य नहीं है। फिर निम्नलिखित में से किसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल जो नहीं पाया जाता है, क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, कवक में नहीं पाया जाता है। क्लोरोफिल कवक में नहीं पाया जाता। शैवाल, बायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में पाया जाता है। वृक्षों के छाल पर उगने वाले कवक को क्या कहा जाता है? वृक्षों के छाल पर कोटिकोलस और गोबर के छत्ता पर कार्पोफिल्स। आर्गेट किससे प्राप्त होता है? आर्गेट जो प्राप्त होता है, आर्गेट किससे प्राप्त होता है? आर्गेट कलेबीसेप्स से, कलेबीसेप्स या कवक से प्राप्त होता है। कलेबीसेप्स या कवक बोल सकते हैं। LSD किससे प्राप्त होता है? LSD जो है ये कवक से प्राप्त होता है। LSD कवक से प्राप्त होता है। LSD कवक से। इसके बाद एपला विष किससे बनता है? एपला विष जो है, एपला विष किससे बनता है? एपला विष भी कवक से बनता है। एपला विष भी कवक से। निम्नलिखित में से कौन खाने योग्य कवक है? खाने योग्य कवक जो है कौन है? तो
तो एगेरिकस खाने योग्य कवक है। एगेरिकस मशरूम क्या है? मशरूम एक कवक है। और सामान्य खाद्य छालक क्या होता है? सामान्य खाद्य छालक जो क्या होता है, तो ये कसकर ठस भरे जाल। फिर निम्नलिखित में से कौन सा कवक जो है उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो कार्यात्मक संबंध को कौन दर्शाता है? तो माइकोराइजा दर्शाता है। फिर एपीजालिस कवक का उपयोग किसको बनाने में किया जाता है? तो इसको पनीर बनाने में किया जाता है। फिर कवक में क्या नहीं होता है? कवक में क्या नहीं होता है? प्लास्टिक नहीं होता है। सामान्य सक्रिय अणु साइक्लोट्रॉन ए किससे बनाया जाता है? साइक्लोट्रॉन ए जो है किससे बनाया जाता है? तो ये भी है साइक्लोट्रॉन ए, कवक से बनाया जाता है। साइक्लोट्रॉन ए किससे बनाया जाता है? कवक से। मनुष्य के रुधिर में क्लोरोस्टोर के स्तर को घटाने में सहायता स्टेनिस किससे तैयार किया जाता है? स्टेनिस जो किससे तैयार किया जाता है? तो स्टेनिस जो तैयार किया जाता है ये ईस्ट से तैयार किया जाता है, ईस्ट से। फिर निम्नलिखित में से किससे गदादार कवक कहा जाता है? गदादार कवक जो है बेसिडियोमाइसिटीज को जो है गदादार कवक कहा जाता है। बेसिडियोमाइसिटीज को गदादार कवक कहा जाता है। बायोफॉर्म का इस्तेमाल किस बीमारी में किया जाता है? बायोफॉर्म का इस्तेमाल जो है पेचिस की बीमारी में किया जाता है। बायोफॉर्म का इस्तेमाल पेचिस की बीमारी में किया जाता है। दांत की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? दांत की बीमारी जो है वो कवकीय है। दांत की बीमारी कवकीय है। फिर आलू में लेस्ट ब्लास्ट रोग किस कवक के कारण होता है? आलू में लेस्ट ब्लास्ट रोग जो है, आलू में लेस्ट ब्लास्ट रोग ये जो है आपका लेस्ट ब्लास्ट रोग ये होगा पाइटोपथेरा इन्फेटस। फिर गन्ना में लाल सड़न रोग किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। मूंगफली में टीका रोग किसके कारण होता है? कवक के कारण होता है। मूंगफली में टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक कौन है? तो मूंगफली में टीका रोग के लिए उत्तरदायी कवक जो है कौन है? उत्तरदायी कवक मूंगफली में सर्कोस्फोरा पोसोनेटा है मूंगफली में। फिर गन्ने में लाल सड़न रोग अगर बोलेगा तो गन्ने में लाल सड़न रोग फाइटोपथोरा इन्फेटस। फिर पादप में होने वाले रोगों का पादप में होने वाले रोगों का सबसे उत्तरदायी कारण क्या है? तो फफूंद है। फिर पौधा का अर्धपतन रोग किसके कारण होता है? पौधा का अर्धपतन रोग जो है किसके कारण होता है? पिथियम डिवेरियम के कारण। कैंसर शब्द ग्रीक के कार्सिनोस शब्द से उपयुक्त हुआ है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है केकड़ा, ठीक ना। कैंसर रोग कारकों को क्या कहा जाता है? कैंसर रोग कारकों को जो है क्या कहा जाता है? तो कोसिनोजेनिस कहा जाता है। कोसिनोजेनिस। कैंसर के ऊतकों की जांच के लिए कौन सा परीक्षण इस्तेमाल किया जाता है? कैंसर को ऊतकों के लिए बायोप्सी का इस्तेमाल किया जाता है। बायोप्सी का। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर को आमतौर पर ल्यूकेमा के नाम से जाना जाता है। ल्यूकेमा के नाम से। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर कौन है? तो मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर जो है वो है कार्सिनोमा। फिर कैंसर किस कारण से होता है? तो कैंसर जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है और ऑन्कोजिन्स के द्वारा होता है, यानी कि ए और बी दोनों। जीवाणु के द्वारा भी कैंसर होता है, ऑन्कोजिन्स के द्वारा भी कैंसर होता है। कैंसर के इलाज के लिए निम्नलिखित में से कौन एक विधि प्रचलित नहीं है? तो विधि प्रचलित नहीं है, केमोथेरेपी है, ठीक ना। केमोथेरेपी है। एक बाद
रेडिएशन थेरेपी भी है, सर्जरी भी करता है कैंसर के लिए, लेकिन फिजियोथेरेपी थोड़ा है, फिजियोथेरेपी नहीं है। किस समूह में एंटीबॉडीज में एलर्जी प्रक्रिया होती है? एलर्जी प्रक्रिया जो होती है किस में होती है? एलर्जी प्रक्रिया एलर्जी एंटीबॉडी में एलर्जी प्रक्रिया अगर बोलेगा तो आईजीई में एलर्जी प्रक्रिया। फिर एलर्जी के दौरान बनने वाले प्रतिरक्षाएं हैं। एलर्जी के दौरान अगर बनेगा तो उसमें प्रतिरक्षाएं क्या है? एलर्जी के दौरान बन रहा है, एलर्जी के दौरान बनेगा तो आईजीई वही बनेगा, सेम है, आईजीई बनेगा। फिर आंसू जो है, हाँ, आंसू लार माँ के दूध में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है? इम्यूनोग्लोबिन उपस्थित रहता है तो कौन सा रहता है? तो रहता है आपका आईजीए भी रहता है। सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब कौन है? सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब अगर बोल दिया तो सबसे बड़े आकार का इम्यूनोग्लोब है आईजीएम है। आईजीएम सबसे बड़े प्रकार का इम्यूनोग्लोब है, आईजीएम। बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य जो है, बाहरी कोशिका को नष्ट करने का कार्य कौन करता है? तो ये करता है आपका आईजीएम और आई छोटी जी या फिर बड़ी जी, आईजीएम और आई छोटी जी और बड़ी जी। फिर एल्जर्स जो है, एल्जर्स क्या है? एल्जर्स जो है, एल्जर्स क्या है? तो एल्जर्स संक्रमित होते हैं जो संक्रमित होते हैं और आईजीई के स्राव को बढ़ाते हैं। संक्रमित होते हैं और आईजीई के स्राव को बढ़ाते हैं। टी लिम्फोसाइट उत्पन्न होता है। टी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न होता है कहाँ से? टी लिम्फोसाइट जो है उत्पन्न होता है कहाँ से? तो ये होगा टी लिम्फोसाइट थाइमस से। टी लिम्फोसाइट कहाँ से उत्पन्न होता है? थाइमस से। बी लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? टी थाइमस से होता है और बी लिम्फोसाइट का निर्माण जो होता है वो होगा अस्थिमज्जा से। बी लिम्फोसाइट अस्थिमज्जा से। सबसे बड़ा जीवाणु कौन है? सबसे बड़ा जीवाणु जो है थियोमार्गेरिटा नेमीबियनसिस। थियोमार्गेरिटा नेमीबियनसिस जो है सबसे बड़ा जीवाणु है। और प्रोटोजोआ शब्द किसने दिया था? प्रोटोजोआ शब्द जो है किसने दिया था? तो प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया था? गोल्डफस दिया था। प्रोटोजोआ शब्द कौन दिया था? गोल्डफस।